मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दावोस में विभिन्न मंचों से अपनी बात रखी। उन्होंने वैश्विक कंपनियों से छोटे और सीमांत किसानों के साथ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि को लाभकारी बनाने की प्रक्रिया में सहयोग करने को कहा। एक अन्य सम्मेलन में बोलते हुए वह हैदराबाद को एशिया की चिकित्सा पर्यटन की राजधानी बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा को सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ना चाहते थे। सीएम ने कहा, अमेरिका और यूरोप के देश महंगी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की लागत कम करने के लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वसुलभ बनाने और हर सुदूर इलाके के लोगों तक उन्नत चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए डिजिटल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले सभी भारतीय उद्योगपतियों और वैश्विक व्यापार नेताओं ने तेलंगाना में नई सरकार द्वारा अपनाए गए व्यापार और मैत्री दृष्टिकोण के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, वह दावोस आकर और दुनिया भर के कारोबारियों से मिलकर खुश हैं। विकास के साथ कल्याण प्रदान करने के लिए निवेश और विकास को एक साथ आना होगा। हम तेलंगाना में निवेश आकर्षित करने के अपने प्रयास जारी रखेंगे। सभी उद्योगपतियों को हैदराबाद आना चाहिए। परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने हैदराबाद में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सचिवालय में महिलाओं के लिए महालक्ष्मी मुफ्त बस यात्रा सुविधा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें बताया कि किस तरह से योजना को मैदानी स्तर पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी योजना को शांत वातावरण में बिना किसी समस्या के सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आरटीसी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने संक्रांति पर भी महालक्ष्मी योजना लागू करने की सराहना की। टीएसआरटीसी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया गया है। यात्रियों की भीड़ को पूरा करने के लिए जल्द ही और नई बसें उपलब्ध हों। संगठन को सरकार की ओर से सहायता मिलेगी। अवसर पर आरटीसी अधिकारियों ने मंत्री का ध्यान दिलाया। महालक्ष्मी योजना के सफल कार्यान्वयन के पीछे फील्ड स्टाफ ड्राइवरों और कंडक्टरों का प्रयास है। उन्होंने सरकार से कर्मियों के लंबित मुद्दों को समाधान में सहयोग करने को कहा। सीएम रेवंत रेड्डी ने लंबित मुद्दों का मामला कर्मचारियों के ध्यान में लाया और जल्द ही उन्हें हल करने के लिए कदम उठाने का वादा किया। संस्कृति और पुरातत्व मंत्री ने नामपल्ली तेलुगु विश्वविद्यालय में आध्या कला संग्रहालय के तत्वावधान में आयोजित संस्कृति शिक्षा संरक्षण सम्मेलन में भाग लिया। मंत्री जूपल्ली ने आध्या कला द्वारा संग्रहित 3500 कला खंडों को दिलचस्पी से देखा। प्रोफेसर कोदंडराम और प्रोफेसर जयदीप तिरुमाला ने मंत्री को उनके बारे में जानकारी दी। अच्चमपेट विधायक डॉक्टर वंशी कृष्ण, दोरनाकल विधायक रामचंद्र नाइक और अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना के लिए पानी बहुत जरूरी है। आइए उस समय की राजनीति पर बात करते हैं। पूर्व मंत्री और सिद्दीपेट विधायक हरीश राव ने कहा, राज्य सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राज्य के हितों के लिए घातक बनने जा रहे। हरीश राव ने कहा, संयुक्त खेती जल परियोजना केंद्र के हाथ में जाने की खबर चिंता का विषय है। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। एक सप्ताह के अंदर संयुक्त परियोजनाओं की आरएमबी के दायरे में आ जाएंगी। उन्होंने चिंता जताई, अगर ऐसा हुआ तो आंध्र प्रदेश को फायदा होगा और तेलंगाना को नुकसान होगा। जुलाई 2021 में ही केंद्र ने संयुक्त परियोजनाओं को केआरएमबी के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का केसीआर ने कड़ा विरोध किया था। हमने उस दिन कुछ शर्तें तय की। उन्होंने याद दिलाया, केंद्र ने अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने सवाल किया, संयुक्त परियोजनाओं को केआरएमबी के दायरे में कैसे लाया जाएगा जब कृष्णा जल में तेलंगाना का हिस्सा अभी तक स्पष्ट नहीं है। वन, पर्यावरण और वन्य जीव मंत्री कोंडा सुरेखा ने कहा, यह सराहनीय है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की क्षमताओं में सुधार के लिए प्रभावी कार्यक्रम चला रहे। मंत्री मादापुर के आवासा होटल में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। मौके पर कार्यक्रम के आयोजकों ने मंत्री कोंडा सुरेखा का जोरदार स्वागत किया। मंच पर मंत्री को फूलों का गुलदस्ता दिया गया और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। एक अनुस्मारक दिया गया था। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मंत्री सुरेखा ने तमिल में लिखी गई पुस्तकों फाना ऑफ कावल टाइगर रिजर्व, फाना ऑफ अमराबाद टाइगर रिजर्व, तमिल पुस्तक कदलवन्ना मीना वलावरप्पू और वानिगम मात्रम्मा पायना लिगालिन पनागू का विमोचन किया। आयोजकों ने मंत्री सुरेखा के हाथों कई लोगों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। इसके बाद मंत्री सुरेखा ने फिश सिस्टमैटिक्स में प्रगति, रूपात्मक और आणविक दृष्टिकोण विषय पर भाषण दिया। मंत्री ने कहा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स की प्रतिष्ठित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में भागीदार होने पर गर्व है। मंत्री ने कहा, देश के विभिन्न हिस्सों से प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों और कई अन्य मछली वैज्ञानिकों और युवा पेशेवरों को इस कार्यशाला में भाग लेते देखकर खुशी हुई। एपी पीसीसी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला पहली बार एपी का दौरा करने जा रही हैं। वह 2 दिनों के लिए एपी का दौरा करेंगी। आज और परसों उनका दौरा जारी रहेगा। वह दोपहर में हैदराबाद से विशेष उड़ान से कडपा पहुंचेंगी। वहां से शाम 4 बजे इडुपुलपाया पहुंचकर अपने पिता वाईएसआर समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। वे उस रात वहीं रुकेंगी। कल सुबह एक विशेष उड़ान कडप्पा से रवाना होगी और सुबह 10 बजे गन्नावरम हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। बाद में वह सुबह 11 बजे विजयवाड़ा में पीसीसी प्रमुख का कार्यभार संभालेगी। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई शर्मिला को पार्टी आलाकमान ने एपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। पीसीसी प्रमुख के रूप में उन्होंने रुद्रराजू की जगह ली है। रुद्रराज कांग्रेस कार्य समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, दावोस जाना तेलंगाना के लिए जिन लोगों ने आपको कई तरह से अपमानित किया, उन्हें आपकी पार्टी में शामिल किया गया और मंत्री पद दिया गया। उन्होंने बीआरएस पर राज्य में एक भी काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आपने 10 साल तक राज्य पर शासन किया, आप 10 दिन भी सब्र कैसे कर सकते। उन्होंने याद दिलाया, जब हम सत्ता में आए तो हमने महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा दी है। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी, कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव और राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने राज्य सचिवालय में संयुक्त खम्मम जिला सिंचाई जल परियोजनाओं पर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। भट्टी इस बात से नाराज है, अय्याकट्टू में नए डिजाइन की अपेक्षाओं के अलावा कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने बताया, दुम्मागुडेम राजू सागर के निर्माण की अनुमानित लागत 1681 करोड़ रुपए है। भट्टी ने बताया, इंदिरा सागर के निर्माण की अनुमानित लागत 1824 करोड़ रुपए और 2014 में 1064 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगर इन दोनों परियोजनाओं पर 1551 करोड़ रुपए खर्च किए गए तो 4 लाख एकड़ को सिंचाई का पानी मिलेगा, जबकि 7 मंडलों के एपी में जाने से 17,000 एकड़ जमीन बर्बाद हो जाएगी। 3.30 लाख एकड़ को पानी मिलेगा। दोबारा डिजाइन किए गए सीताराम प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 13,000 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 18,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सीतामा बराज की अनुमानित लागत 4,481 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। भट्टी ने कहा, जैसे 7 मंडल एपी गए, उन्होंने यह बात फैला दी, शबरी नदी गायब हो गई है, लेकिन शबरी कहीं नहीं गई है, वह कूनावरम के पास है। सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में कोई भी परियोजना पानी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पैसे के लिए बनाई गई। उन्होंने चेतावनी दी, कालेश्वरम परियोजना में भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और अधिकारियों के साथ साथ सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, उन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कालेश्वरम में भ्रष्टाचार की जांच के लिए मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त करने का अनुरोध किया है। भ्रष्टाचार को देखते हुए समझ नहीं आता जांच के लिए कितने जजों की जरूरत है। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। क्या ऐसा भी किया जा सकता है? उन्होंने केसीआर और हरीश राव पर राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। एससी वर्गीकरण पर केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति नियुक्ति की गई है। इसके सदस्य गृह, न्याय, जनजातीय और सामाजिक मामलों के विभागों के सचिव होंगे। एससी वर्गीकरण समिति इस महीने की 22 तारीख को पहली बार बैठक करेगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के अवसर पर हैदराबाद शहर में आयोजित एक विशाल सार्वजनिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने एससी वर्गीकरण के लिए एक समिति बनाने का वादा किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एससी वर्गीकरण के लिए 7 सदस्यीय पीठ के गठन को हरी झंडी दे दी थी। संसदीय चुनाव में राज्य में बहुमत सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने संगठनात्मक बदलाव और परिवर्तन शुरू कर दिया है। इस हद तक नई टीम तैयार करने वाले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कई जिलों के अध्यक्षों के साथ साथ मोर्चों के अध्यक्षों को भी बदल दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 35 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी। 3 और जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति बाकी है। पार्टी ने मोर्चे के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी नई टीम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राज्य के 12 जिलों नलगोंडा, संगारेड्डी, मेदक, भुवनगिरी, वनपर्ती, विकाराबाद, नलगोंडा, मुलुगु, महबूबनगर, वरंगल, नारायणपेट और पेद्दापल्ली के लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आदिलाबाद समेत 3 जिलों के लिए अध्यक्षों की घोषणा होनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने 5 प्रमुख मोर्चों के लिए
नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। पार्टी के प्रदेश कार्यालय ने पार्टी की जिला शाखाओं के नए अध्यक्षों और मोर्चे के प्रभारियों की सूची जारी की। पूर्व विधायक कोडंटी श्रीधर को एससी मोर्चा का अध्यक्ष, जे गोपी को एसटी मोर्चा का अध्यक्ष, एस महेंद्र को युवा मोर्चा का अध्यक्ष, आनंद गौड़ को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष और शिल्पा को महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। निवेश आकर्षित करने के मकसद से सीएम रेवंत रेड्डी का दौरा जारी रहा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया, दुनिया को किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है और कृषि को लाभदायक बनाने के लिए नीतियों की जरूरत है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर खाद्य प्रणाली स्थानीय कार्रवाई विषय पर बोलने वाले सीएम किसानों के लिए कॉरपोरेट शैली का मुनाफा चाहते हैं। दूसरी ओर अधिक कंपनियों ने राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई है। जहां टाटा समूह ने आईटीआई में तकनीकी कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वहीं यूके की फर्म SIGH एक चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने कहा, खम्मम संसद सीट मांगने का अधिकार सिर्फ उन्हें है। खम्मम जिला कांग्रेस का जिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिछली सत्ताधारी पार्टी की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। रेणुका चौधरी ने कहा, 40 साल तक कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। वह प्रदेश के मंत्रियों से बात कर जिले के विकास के लिए काम करेंगे। बीआरएस प्रमुख केसीआर जनता के बीच आएंगे। कूल्हे की सर्जरी हुई, डॉक्टरों ने कहा वह अगले 3 हफ्तों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। केसीआर का जन्मदिन अगले महीने की 17 तारीख को है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है उस दिन के बाद से वे प्रतिदिन पार्टी कार्यालय तेलंगाना भवन में आगे लाएंगे। खबर है कि वह अहम नेताओं से मुलाकात करेंगे। अगले महीने 17 तारीख को केसीआर का जन्मदिन है। तब तक संभावना है कि केसीआर पहले की तरह फिट हो जाएंगे। उस दिन हमेशा तेलंगाना भवन आएंगे। खबर है कि लोकसभा चुनाव और मुद्दों पर चर्चा होगी। नेता केसीआर को स्थानीय मुद्दे समझाएंगे। कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर महीने की 3 तारीख से लोकसभा की तैयारी बैठकें कर रहे हैं। बैठक को लेकर केसीआर फोन पर सलाह और निर्देश दे रहे हैं। बैठक के 22 तारीख को समाप्त होंगी। उससे पहले केसीआर तेलंगाना भवन आएंगे। लोकसभा उम्मीदवारों का चयन हो चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी बैठकें भी इस तरह आयोजित की जाती है। जानकारी है कि 20 फरवरी के बाद वे विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकलेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है पहला दौरा गजवेल का होगा। यह घोषणा की गई है कि विधानसभा चुनाव के दौरान वरंगल में एक बैठक आयोजित की जाएगी। विभिन्न कारणों से यह संभव नहीं हो सका। खबर है कि केसीआर लोकसभा चुनाव के तय कार्यक्रम से पहले बैठक करने का इरादा रखते हैं। बैठक पर कांग्रेस और बीजेपी का निशाना रहेगा। बीआरएस पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाना चाहती है। बहुमत सीटें जीतने का लक्ष्य। विधानसभा चुनाव में जो गलतियां हुई वे दोबारा न हो इसके लिए कदम उठाएगी। आइए मिलकर देखते हैं कि क्या बीआरएस पार्टी लोकसभा चुनाव में भी अपना दम दिखाएगी। बौद्धिक मंच के अध्यक्ष अनंतुला श्याम ने कहा, सीएम के दावोस दौरे में 40,000 करोड़ का निवेश आया है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई। टाटा ग्रुप के साथ समझौते से हजारों नौकरियां पैदा होंगी। एमएलसी चुने गए महेश कुमार गौड़ और बालमुरी वेंकट को बधाई। उन्होंने कहा, दया का नाम शुरू से ही कुछ समीकरणों के साथ बदल गया था। उन्होंने उम्मीद जताई कांग्रेस अध्यक्ष अदाम की दयाकार को अच्छा पद देंगे। उन्होंने कहा, बीआरएस सरकार रोजगार पैदा करने में विफल रही है। उन्होंने खुशी जताई कांग्रेस सरकार 6 गारंटी लागू करेगी और तेलंगाना सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। अपनी जमीनें खो रहे भूमिहीन किसान अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। विकास के नाम पर उनके खेतों जहां हरी भरी फसलें उगती है उन्हें हड़पने की कोशिश की जा रही है। और अगर देश के लिए धान उगाने वाले किसानों की जमीनें हड़प ली जाती है तो उनका समर्थन करने का कोई तरीका नहीं है। विकास के नाम पर अगर उनकी जमीनें छीन ली गई तो वे अपनी जान दे देंगे, लेकिन उनका कहना है कि वे अपनी जमीनें नहीं देंगे। भूमिहीन किसान जो विजयवाड़ा से नागपुर तक ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अपनी जमीन खो रहे हैं, वे पिछले कुछ वर्षों से अपना संघर्ष जारी रखे हुए। हनुमकोंडा जिले के परकाला राजस्व मंडल में अपनी जमीन खोने वाले कई गांव के किसानों ने परकाला आरडीओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग प्रक्रिया शुरुआत से ही किसान इस सड़क का पूरी तरह विरोध कर रही है। किसान इस बात पर रोष व्यक्त करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारी उनके दीवार की ओर ध्यान न देकर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। किसानों की शिकायत है वे कई बार दिल्ली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बुजुर्गों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि उन्होंने निष्पक्ष रूप से लड़ने के लिए अदालत में मामला दायर किया है, लेकिन राजमार्ग अधिकारी कह रहे हैं वे जमीन का मुआवजा नहीं देंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उन्होंने कीटनाशकों के डिब्बों के साथ आरडीओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
कुछ किसान इस बात पर रो रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी के दौरान भरण पोषण के लिए ज़मीनें दी थी और अब वे उन ज़मीनों को खो रहे हैं, जिससे परिवारों में कलह शुरू हो रही है। कुछ किसान पहले शिकायतों के कारण आत्महत्या कर चुके हैं और अभी भी अपनी ज़मीन और किसानों की जान बचाने के लिए ग्रीन फील्ड हाईवे को ब्राउन फील्ड में बदलने की भीख मांग रहे हैं। इंटर पूरा करो और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, कोई अच्छी नौकरी पाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ये युवाओं का विचार है। शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी पाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन समय बदल गया है। आज के युवा सोचते हैं हम अपने हुनर से 10 लोगों को रोज़गार देना चाहिए। इसके लिए वे कॉलेज की उम्र से ही नए विचार को धार दे रहे हैं। वे बिजनेस आइडिया, नए आविष्कार आदि से सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आवश्यक मार्गदर्शन लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं और अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर ऐसे लोगों के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में खड़े हैं। इनकी खासियत है कि ये युवाओं को बिजनेस आइडिया मिलने पर हर तरह से सपोर्ट करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन रेल मंत्रालय द्वारा विश्व स्तरीय सुविधा और आधुनिकता के मिश्रण के साथ नवीकरण के लिए शुरू की गए प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। उसी के एक भाग के रूप में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों को लगभग 720 करोड़ की लागत से ईपीसी प्रणाली के तहत 36 महीनों में पूरा करने के लिए मेसर्स गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया है। निर्धारित अवधि को काम पूरा करने के लिए मौजूदा स्टेशन भवन के दोनों तरफ काम शुरू हो गया है। यात्री सेवाओं को बाधित किए बिना निर्माण गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तर की और मौजूदा बुकिंग कार्यालय के स्थान पर एक अस्थायी बुकिंग कार्यालय का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार नए आरपीएफ भवन के पूरा होने के साथ साथ अन्य पुनर्विकास कार्यों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दक्षिण की ओर नींव का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। इसी तरह बेसमेंट 1 स्लैब का काम 80% और बेसमेंट 2 का स्लैब का काम 60% पूरा हो चुका है। दक्षिण की ओर का भूतल स्टेशन से प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए ड्रॉप ऑफ जोन है, जबकि बेसमेंट 1 दक्षिण की ओर लौटने वाले यात्रियों के लिए पिकअप जोन है। बेसमेंट 2 में लगभग 200 कारों की पार्किंग क्षमता है। शेष निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए वाहनों के सुचारू आवागमन की सुविधा के लिए मौजूदा स्टेशन भवन की दक्षिण और एक अस्थायी सड़क भी बनाई गई है। आरटीसी कंडक्टर के परिवार के साथ खड़ा है जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से आरटीसी एमडी संजय दास ने तांडुर डिपो कंडक्टर लक्ष्मण के परिवार को 40 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। पिछले साल 22 जून को हैदराबाद के उपनगर हाकिमपेट में कंडक्टर लक्ष्मण ट्रेनिंग के लिए जोनल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज जा रहे थे। तभी एक दोपहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। संकट की इस घड़ी में यूबीआई सुपर सैलरी सेविंग अकाउंट ने पीड़ित परिवार को सहारा दिया। उस खाते के जरिए मुफ्त दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलती है। यूबीआई दुर्घटना के समय सुपर सैलरी सेविंग अकाउंट के तहत कर्मचारी की वेतन के अनुसार कम से कम 40 लाख रुपए प्रदान करता है। कंडक्टर के परिवार ने 40 लाख की आर्थिक सहायता देने के लिए यूबीआई और आरटीसी को धन्यवाद दिया। राचकोंडा सीपी सुधीर बाबू ने कहा, राजस्थान में हैदराबाद ड्रग्स ले जाने वाले से गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। खुलासा हुआ है 1 करोड़ रुपए की कीमत की 150 ग्राम हेरोइन और 32 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स जब्त की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीपी सुधीर बाबू ने कहा, एसओटी और मीरपेट पुलिस ने संयुक्त अभियान में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी राजस्थान के रहने वाले। सीपी ने खुलासा किया वे पहले नशे के आदी थे और फिर ड्रग्स तस्कर बन गए। राजस्थान में हेरोइन 5000 ग्राम, एमडीएमए 4000 ग्राम में खरीद जाती है। हैदराबाद में यह 12000 ग्राम तक बेची जाती है। ड्रग्स तस्करों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। मंगलहर थाना क्षेत्र में आग लग गई। सिलेंडर फटने से विद्युत कर्मी होमगार्ड राजू घायल हो गया। मंगलहाट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दारुसलामी प्राचीन पुरानी पुलिस स्टेशन भवन में आग लग गई। मौके पर पहुंची मंगलहाट पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मंगलहाट पुलिस ने गंभीर रूप से घायल होमगार्ड और बिजली कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया। चूंकि यह एक पुरानी इमारत है, इसलिए पुलिस को संदेह है कि सिलेंडर किसी अज्ञात व्यक्ति ने रखा था जो वहां कारोबार कर रहा था। पुलिस का मानना है हादसा बगल के बिजली कार्यालय से शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ होगा या किसी ने आग लगा दी होगी। रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के नारकोड़ा गांव में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। कुमार नाम का शख्स घर में सो रहा था, तभी चोर बगल वाले कमरे का ताला तोड़कर घर में घुस गए। घर में घुसे चोरों ने ट्रंक खोलकर हाथ की अंगूठी, झुमके और 15,000 रुपये नकद चुरा लिए। सूचना मिलने पर शमशाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। चोरों की पहचान के लिए क्लूज टीम को लगाया गया।
भारत के कार्यकारी अध्यक्ष केटिया ने आलोचना की है कि कांग्रेस, जिसका चुनाव से पहले किए गए वादों को लागू करने का कोई इरादा नहीं है, बचने की कोशिश कर रही है। मेदक ने लोकसभा की तैयारी बैठक में साफ कर दिया है कि अगर हमारी ताकत और हमारा बुलंद गुलाबी झंडा संसद में मौजूद नहीं रहेगा तो तेलंगाना के हितों को नुकसान होगा। एक तरफ रेवंत रेड्डी प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अडानी ही अकेले हैं, दूसरी तरफ उनके साथ समझौते कर रहे हैं। राज्यपाल कोटे से 2 एमएलसी पद भरे जाने। राज्यपाल तमिलिसाई ने स्पष्ट कर दिया है कि बीआरएस सरकार के दौरान नामांकन अस्वीकृति के खिलाफ उच्च न्यायालय में लंबित 2 रीट याचिकाओं के संबंध में अंतिम निर्णय आने तक एमएलसी के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। राज्यपाल कार्यालय से इस आशय की घोषणा जारी की गई। विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन बीआरएस सरकार ने राज्यपाल को राज्यपाल कोटे से दासोजी श्रवण और कोरा सत्यनारायण को एमएलसी के रूप में नामित करने की सिफारिश की थी। हालांकि राज्यपाल ने पिछले साल 9 सितंबर को दोनों की उम्मीदवारी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता, कौशल और उल्लेखनीय प्रयासों का कोई सबूत नहीं है। इस फैसले को चुनौती देते हुए दासोजी श्रवण और कोरा सत्यनारायण ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस महीने की 24 तारीख को मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष फिर से इनकी सुनवाई होगी। हालांकि राज्यपाल ने महसूस किया है कि इन मामलों में कोई अंतरिम आदेश नहीं होने पर निर्णय लेना सम्मानजनक नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछली सरकार द्वारा एमएलसी के प्रतिस्थापन के लिए दिए गए प्रस्ताव पर अंतिम फैसला आने तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने की ये टिप्पणियों के मद्देनजर कोई विवाद न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए फैसला टाल दिया गया। पूर्व मंत्री सह सनत नगर विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों पर अमल करने का प्रयास किया जाएगा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सनत नगर के मॉडल कॉलोनी स्थित पूजिता के अपार्टमेंट का दौरा किया और स्थानीय लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव से अपार्टमेंट के सामने जीएचएमसी क्षेत्र में एक पार्क विकसित कर उसे उपयोग में लाने और फुट पर विकसित करने को कहा। जवाब देने वाली मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने अपार्टमेंट वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कई समस्याएं उनके ध्यान में लाई गई और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इसका समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि ईएसआई कब्रिस्तान को सभी सुविधाओं के साथ विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है और KLN पार्क को भी सैर और योग के लिए आने वाले लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके खूबसूरती से डिजाइन किया जाएगा। कुतुबुलापुर निर्वाचन क्षेत्र बोरमपेट बेसिक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कैलेंडर का शुभारंभ एमएलसी मेडचल जिला बीआरएस पार्टी अध्यक्ष ने शंबीपुर राजू अध्यक्ष मेडेला बाल रेड्डी के साथ किया। इसी प्रकार रियांश प्रॉपर्टीज डायरी एवं गोल्ड स्टोन स्कूल कैलेंडर का अनावरण एवं अभिनंदन किया गया। पार्षद अरकला अनंत स्वामी, नरसा रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, साई यादव, पैक्स के उपाध्यक्ष नटलूरी कृष्णा, सचिव सैयद असदुल्ला, निदेशक जीतैया, दप्पू कृष्णा, मोहन नाइक, महिपाल रेड्डी, भीम रेड्डी, पार्टी नेता हनुमंतराव, मुरली यादव, विष्णुवर्धन रेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी। इस कार्यक्रम में श्रीनिवास गौड़, राजेंद्र, प्रदीप सिंह, कार्यकर्ता, किसान और अन्य लोग शामिल हुए।